हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे नीट 2022 के कुछ पीवाईक्यू। स्टार्ट करते हैं। ये एक शॉर्ट वीडियो है, इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे और उनके कॉन्सेप्ट हम ये देखेंगे कि कैसे कॉन्सेप्ट आपको कैसे अप्रोच करना है, क्या कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं क्वेश्चंस के पीछे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है अपने पास, द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा ऑफ ए पार्टिकल एंड इट्स एसोसिएटेड मोमेंटम पी इज। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या था। तो दी ब्रोगली हाइपोथेसिस में बताया था कि जो वेवलेंथ होती है लैम्डा वो इक्वल्स टू होती है एच अपॉन पी, जहाँ पे एच जो है आपका प्लांक कांस्टेंट है। हमें पता है कि जो कांस्टेंट होते हैं हम उनको एज ए प्रोपोर्शनैलिटी लेते हैं। ठीक है, तो लैम्डा जो हो जाएगा आपके पास वो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा मोमेंटम। ठीक है, लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। ठीक है, अब लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम का ग्राफ कैसे बनेगा ये हमें देखना है। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे हमने लिया है जो हमारे ऑप्शंस हैं, वाई एक्सिस पे हमने लिया है वेवलेंथ एंड एक्स एक्सिस पे लिया है हमने मोमेंटम। तो देखिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसे आता है आपका। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन की तरफ ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं। देखिए पहला जो ऑप्शन है वो आपका एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ है जो कि बढ़ रहा है। सेकंड जो ऑप्शन है वो अपने ग्राफ जैसा है, ठीक है, जो अभी निकाला है हमने। थर्ड ऑप्शन जो है कांस्टेंट राइजिंग है जो कि नहीं आने वाला, और फोर्थ ऑप्शन जो है कांस्टेंट डिकेइंग है जो कि नहीं आने वाला। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन राइट है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए, जो हमारा दी ब्रोगली हाइपोथेसिस होता है वो कहता है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, मीन्स जो वेवलेंथ है वो इक्वल टू होती है प्लांक कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम। ठीक है, अब प्लांक कांस्टेंट जो है एक कांस्टेंट है, ठीक है, वैल्यू आपको सबको पता होगी, कई बार पूछ भी लेता है। ठीक है, तो लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम हो गया यहाँ से। ठीक है, एंड फिर हमने ग्राफ देखा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ये होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन लाइट प्रोपगेट्स थ्रू ए मटेरियल मीडियम, ठीक है, मटेरियल मीडियम है, ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर एंड रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, द वेलोसिटी ऑफ लाइट वी इज गिवन बाई। ठीक है, अब हमें देखना है कि चार ऑप्शन अपने पास हैं, तो ऑप्शन को हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि आएगा क्या। ठीक है, करते हैं इसको। देखिए मीडियम के लिए आपको रिलेटिव परमेबिलिटी एंड परमेबिलिटी दी हुई है। ठीक है, परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी। अब होता क्या है कि हमें जो याद है फॉर्मूला वो ये है, सी इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा होता है स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला। ठीक है, सी इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम के लिए है, फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस। ठीक है, अब हम मूव करते हैं कि हमें क्या निकालना है। तो हमें एक मटेरियल मीडियम दिया हुआ है, तो मटेरियल मीडियम के लिए जो वेलोसिटी होगी वो होगी 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि म्यू और एप्सिलॉन को कैसे ट्रीट करना है, क्योंकि हमें रिलेटिव दी हुई है। तो जब रिलेटिव दी होती है तो हमारे पास जो म्यू होता है वो होता है म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट एंड म्यू नोट आर। अब ये फ्री स्पेस की भी आ गई एंड आपकी रिलेटिव मीडियम की भी आ गई, तो आपके पास मटेरियल मीडियम में म्यू आ जाता है। सेम मैनर में आपका जो एप्सिलॉन है वो आ जाता है एप्सिलॉन नोट एंड एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू पुट करनी है आपको वेलोसिटी वाली टर्म में। तो देखिए मूव करते हैं, तो आपका हो गया v इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नोट म्यू आर एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। देखिए क्या हो जाएगा, ये जो टर्म्स हैं म्यू नोट एप्सिलॉन नोट इनको अलग ले लो तो क्या हो जाएगा, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट एक ट्रीट होगा एंड सेकंड आपका इनटू में ट्रीट होगा 1 अपॉन म्यू आर एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब ध्यान देना है म्यू आर एप्सिलॉन आर है तो v कितना हो जाएगा, ये पहली वाली वैल्यू आपको पता है कि ये स्पीड ऑफ लाइट है, हमने ऊपर देखा। तो स्पीड ऑफ लाइट c अपॉन अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, जो कि आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, किसी भी मटेरियल मीडियम में लाइट की स्पीड v इज इक्वल टू सी अपॉन एप्सिलॉन आर म्यू आर होने वाली है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं कौन सा ठीक है। तो आपका ऑप्शन है
बी। ठीक, अब देखिए अगर मैं ऑप्शन से आपको बताऊं तो पहला ऑप्शन आप देखिए, पहले ऑप्शन में कहीं भी स्पीड ऑफ लाइट मेंशन नहीं है तो ये नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में है, इसको अलग से ट्रीट करेंगे। थर्ड ऑप्शन देखिए, v इक्वल्स टू सी। काफ़ी बच्चे जो हैं वो v इक्वल्स टू सी ट्रीट करके आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि स्पीड ऑफ लाइट हर जगह सेम होती है, क्योंकि हमने पढ़ा भी है कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है। लेकिन जब भी हम मटेरियल मीडियम की बात करते हैं तो ये वैल्यू नहीं होती, क्योंकि मटेरियल मीडियम की परमिटिविटी और परमेबिलिटी अफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होने वाला। सेम फर्स्ट की तरह थर्ड ऑप्शन भी आपका नहीं, फोर्थ ऑप्शन भी आपका नहीं होने वाला, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही है अगर आप केवल ऑप्शन से जाना चाहें। बाकी हमने आपको कंप्लीट डिस्कशन बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इन ए गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन है, कोई एलिमेंट एक्स आपको बताना है। कहाँ है एलिमेंट एक्स? ये आपका एलिमेंट एक्स है। ठीक है, एक 11Na22 डिके हुआ है किसी एक एलिमेंट में। ठीक है, और उसके साथ में एक पॉजिट्रॉन निकला है। ठीक है, एंड एक न्यूट्रिनो निकला है। देखिए होता क्या है, दो आपके पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन आपका E- लिखा जाता है, एंड उसका जो एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन वो E+ लिखा जाता है। ठीक है, तो जो E- है उसको अगर मैं लिखूँ तो -1E0 लिखा जाता है। ठीक है, एंड जो पॉजिट्रॉन है वो +1E0 लिखा जाता है। ठीक है, न्यूट्रिनो के पास ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये सिंपली ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, आप अगर ऑप्शन से जाना चाहें तो ऑप्शन से जा सकते हैं, वरना हम निकाल सकते हैं। देखिए क्या होगा, अगर मैं इस इक्वेशन को कंप्लीट करूँ तो इधर कितने n है, कितने z हैं आपके पास? 11 को आपको डीके करना है। अब देखिए 11 को अगर मैं डीके करूँ तो कैसे होगा, इधर 11 है। ठीक है, इधर मुझे z रखना है, इसका मैंने मान लिया एटॉमिक नंबर z था। ठीक है, प्लस ये जो पॉजिट्रॉन है वो मैंने दिखाया आपको कि +1 होता है। ठीक है, तो +1 रखा, तो z की वैल्यू जो है यहाँ से आई मेरे पास वो 10 है, मतलब जो x होगा उसका z 10 होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दो ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन बी, ऑप्शन सी निकल गया, इक्वेशन में ही नहीं है क्योंकि 11 और 12 हो ही नहीं सकता। अब क्या है, या तो ऑप्शन ए होगा, या तो ऑप्शन ए होगा, या डी होगा। लेकिन अब ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जो पॉजिट्रॉन है उसका जो मास नंबर है वो 0 होता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ कोई मास नंबर में चेंज नहीं आने वाला। अब जब मास नंबर में चेंज नहीं आएगा तो 22 की तरह ही रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि T1 और T2 एनर्जी है किसी इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, अब बोहर मॉडल आपको लगाना है और ये बताना है कि T1 और T2 का रेशियो क्या होगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है काफ़ी ईजी। ठीक है, लेकिन इसको हम कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए ईजी कैसे वो करते हैं। देखिए होता क्या है कि आपको En पढ़ाया जाता है हमेशा। ठीक है, क्या होता है, -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए ध्यान देना है, दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम, या फिर जितने भी हाइड्रोजन लाइक एटम है, हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब जो हाइड्रोजन की तरह 1 एटॉमिक नंबर रखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है अपने पास, T1 और T2 का हमें रेशियो निकालना है। ठीक है, T1 और T2 का हमें रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले देखना है हमें कि फर्स्ट एक्साइटेड एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्साइटेड के लिए n की वैल्यू 2 ट्रीट करेंगे, सेकंड एक्साइटेड के लिए n की वैल्यू 3 ट्रीट करेंगे। अब होगा क्या, देखिए कई बच्चों के दिमाग में आता है कि फर्स्ट एक्साइटेड है तो n की वैल्यू 1 क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा जो 1 की वैल्यू है वो हम लेते हैं, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, n=1 हम जो लेते हैं वो लेते हैं ग्राउंड स्टेट के लिए, क्योंकि ग्राउंड स्टेट के लिए हाइड्रोजन एटम की जो वैल्यू होती है ई ग्राउंड जो होती है या E0 उसको बोलते हैं, वो एक्चुअल में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मीन्स यहाँ जो n की वैल्यू है वो 1 है। ठीक है, n की वैल्यू आपको 2 ट्रीट करनी है फर्स्ट के लिए, n की वैल्यू 3 ट्रीट करनी है आपको सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए। तो अगर मैं इसको करके करता हूँ तो En या फिर T1 ले लें या T2 ले लें, वो सेम ही वो वहाँ पे ले रहा है। ठीक है, तो देखिए -13.6 अपॉन n² मीन्स 2 का स्क्वायर, कितना हुआ 4, तो -13.6 अपॉन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपकी हो गई वैल्यू T1 की। सेम T2 की वैल्यू देखिए आप, T2 इक्वल्स टू हो गया -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर, दैट इज -13.6 अपॉन 9 का इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 अपॉन 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए रेशियो आपको निकालना है, तो रेशियो के लिए क्या करेंगे, रेशियो के लिए हम क्या करेंगे, रेशियो के लिए हम T1 अपॉन T2 करेंगे। देखिए कैलकुलेशन में आपको नहीं जाना क्योंकि आपको दिख रहा है कि -13.6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर -13.6 अपॉन 4, नीचे -13.6 अपॉन 9,
ठीक है। एंड माइनस के 13.6 से ये कैंसिल हो गया, 9 ऊपर चला जाएगा, तो 9/4 मीन्स T1 रेशियो T2 कितना हो जाएगा आपके पास, T1 रेशियो T2 हो जाएगा 9:1। ठीक है, ये आपका हो गया वैल्यू। अब देखिए आंसर कौन सा है, ऊपर चलते हैं देखते हैं आंसर कौन सा आ रहा है। देखिए 9:4, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, पीक वोल्टेज ऑफ द AC सोर्स इज इक्वल टू, ठीक है। अब AC सोर्स के लिए पीक वोल्टेज क्या होगा, ठीक है। अब हमें पता होता है कि भाई जो AC सोर्स है वो सबने पढ़ा भी होगा, AC करंट में आता है 12th में आपके, ठीक है। AC करंट एक चैप्टर उसमें आता है, तो उसमें क्या होता है कि आपको बताना होता है कि जो RMS वैल्यू है और जो पीक वोल्टेज है उसमें क्या रिलेशन है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन देख लेते हैं पहले, √2 टाइम्स RMS वैल्यू ऑफ AC सोर्स, 1/√2 टाइम्स RMS वैल्यू ऑफ AC सोर्स। नंबर सी है द वैल्यू ऑफ वोल्टेज सप्लाइज टू द सर्किट, एंड नंबर डी है RMS वैल्यू ऑफ द AC सोर्स। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, RMS वैल्यू क्या होती है वोल्टेज की, VRMS कितनी होती है, V0/√2। सेम मैनर में IRMS की जो वैल्यू होती है वो होती है I0/√2, ये आपने 12th में पढ़ा होगा, ठीक है। अब होता क्या है कि V0 जो है वो पीक वोल्टेज है, पीक वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज, और RMS जो है वो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है, ठीक है। सेम यहाँ पे I0 जो है वो पीक करंट है, पीक करंट, ठीक है। अब देखिए अपने क्वेश्चन में आपने पूछा है उसने कि जो पीक वोल्टेज है वो कितना है, तो पीक वोल्टेज जो है वो √2 टाइम्स VRMS है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, तो √2 टाइम्स द RMS वैल्यू ऑफ AC सोर्स, ठीक है, पहला ऑप्शन। सेकंड देखिए 1/√2 टाइम्स द RMS वैल्यू ऑफ AC सोर्स, गलत है, ठीक है, 1/√2 टाइम्स नहीं होती। द वैल्यू ऑफ वोल्टेज सप्लाई टू द सर्किट, नहीं। RMS वैल्यू ऑफ द AC सोर्स, नहीं, ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए ठीक है। सेम आपसे जो है क्वेश्चन आई के ऊपर भी पूछ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि आई की पीक वैल्यू कितनी होती है, तो आई की पीक वैल्यू होती है √2 टाइम्स IRMS, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज पूछ रखा है, ठीक है, आपसे वो EMF भी पूछ सकता है, तो केवल आपको वोल्टेज की जगह E लिख लेना है, ठीक है। तो ERMS जो होता है अपनी बुक्स में जो दिया होता है वो ERMS जो होता है वो E0/√2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं, ठीक है। बाकी हम ये एक शॉर्ट वीडियो है, बाकी जो है हम वो एक कंप्लीट वीडियो में सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।